A very good morning, students. This is Neil sir, PGT Economics, Surya School, Rewari. I hope that you got the idea of बैंकिंग एंड मनी. मनी एंड बैंकिंग के अंदर बैंकिंग में मैंने आपको लास्ट टॉपिक कराए थे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, दोनों में डिफरेंस कराए थे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव समझाए थे. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे किस यूनिट के लिए, आने वाले यूनिट के लिए. तो इसलिए लास्ट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनको ध्यान से समझिएगा, फोकस करिएगा. देखिए हम आगे करते हैं टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 3, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. यूनिट नंबर 2 हमारा एंड हो चुका है. कोई भी दिक्कत, कोई डाउट आते हैं आप पूछिएगा बिल्कुल. रेपो रेट का मतलब आपको पता ही है, आरबीआई गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा इसको बिल्कुल. अब हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट. देखिए शॉर्ट रन मैंने आपको बताया था सम फैक्टर आर फिक्स्ड, वही 11th वाला कॉन्सेप्ट है. एंड ऑल आर वेरिएबल. ठीक है, ऑल द फैक्टर आर द सेम एफिशिएंसी. सिंपल सी बात है. टेक्निक कैन नॉट बी चेंज्ड, तो टेक्निक कैन नॉट बी चेंज लिख देते हैं. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं शॉर्ट रन के, बट आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी लंबा यूनिट है, तो इसलिए एक एक चीज़ फोकस करिएगा. देखिए अब करेंगे कैसे इसको. सिंपल सा खेल है. इसमें 2 कंडीशन होती हैं इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है चीज़ का. पहली कंडीशन है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, फर्स्ट कंडीशन. दूसरी कंडीशन होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं दो. सवाल ये उठता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, क्या कहते, किसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है कि मार्केट डिमांड में मैंने आपको बताया था कि जैसे सिंगल पेन है, इसकी पूरी मार्केट में क्या डिमांड है. और यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ने जा रहा हूँ, तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द, ये आ गया ना, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. इन एन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर डालना बहुत ज़रूरी है, पुट करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा चीज़ का. तो डेफिनेशन एक बार पढ़िए ध्यान से. तो इट इज़ रिफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, हमारी डेफिनेशन है. और एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है, याद होगा आपको एक्सपेंडिचर मेथड कराया था मैंने आपको. तो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है 4 सेक्टर मॉडल में, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को. G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X एक्सपोर्ट्स, M मतलब इम्पोर्ट्स. तो जब हम चारों चीज़ों को प्लस कर देते हैं तो एग्रीगेट डिमांड आ जाती है. और ये 4 सेक्टर मॉडल है, ध्यान रखना. पर मैं आपको बताऊंगा कुछ अजम्पशंस हैं कीन्स के, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स. ही इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो थिंग्स आर समथिंग डिस्टिंग्विशेबल, दे आर समथिंग इंडिस्पेंसिबल. जब तक उसको फोकस नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा. तो यहाँ पर ये फैक्टर है हमारे पास कि भाई एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब होता है द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो जो भी गुड्स और सर्विसेज हम डिमांड कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में इस साल, तो वही हमारे पास एग्रीगेट डिमांड होती है, ध्यान रखना है चीज़ का. इसमें मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें होती है एक्स एंटे और एक होता है एक्स पोस्ट. ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे. एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, इंटेंटेड. धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा. 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखना है चीज़ को, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट. प्लान्ड, डिज़ायर्ड, इंटेंडेड, ये सारी चीज़. और एक्स पोस्ट होता है हमारे पास एक्चुअल. प्लान्ड भी होता है और अनप्लान्ड भी होता है, अनइंटेंडेड भी होता है, रियलाइज्ड
यहाँ होता है डिज़ायर्ड। धीरे धीरे मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। पहले आप फोकस करिए एग्रीगेट डिमांड होती क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड इन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड में कि भाई ये होती क्या है। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, आपको मैंने बताया था एक्सपेंडिचर मेथड में। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, जो आप लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मैं इस बारे में बताऊंगा आपको। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और नेट एक्सपोर्ट्स का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में, हम लोग पढ़ेंगे अभी सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल में। कौन से मॉडल में पढ़ेंगे? 2 सेक्टर मॉडल में। तो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के लिए सबसे पहली 2 कंडीशन होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है बोर्ड्स में, और ये 2 कंडीशन हमें यही बता रही हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको फोकस करें। तो एक बार डेफिनेशन देख लें आप, किस तरह से मैंने इसको डेवलप किया है। और डेफिनेशन में देखें कि पहली कंडीशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई की। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। तो धीरे धीरे समझ आएगा। सबसे पहले आप पहली कंडीशन को फोकस करें, ये एग्रीगेट डिमांड कैसे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन भी देखें, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप सोच लीजिए, 1 मिनट का टाइम इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको। देख लीजिए एक बार आप कि किस तरीके से मैंने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स लिखे हैं। 1 नंबर में अक्सर आ जाता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये चारों कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब दूसरी साइड है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर के। सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड ही को तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। भाई जितनी डिमांड करोगे उतना ही तो खर्चा होगा, सिंपल सी बात है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, ध्यान रखने चीज़ का। दूसरी साइड आ गई हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई, सेम है। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ goods and services produced in an economy in an accounting year। सबसे पहले ये चीज़ फोकस करनी पड़ेगी। जब तक हम ये चीज़ फोकस नहीं करेंगे रिजल्ट आएंगे नहीं। और एग्रीगेट सप्लाई के आपको मैं बता दूं, C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ये ध्यान में रखना। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। और एग्रीगेट डिमांड का 2 सेक्टर मॉडल में होता है C+I। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, याद होगा आई का मतलब होता है आई इक्वल टू डेल्टा के। कि भाई आपके पास 100 करोड़ लगाए आपने, अगले साल आपने 400 करोड़ लगाए, तो कितने का आया, प्लस 300 करोड़। आई इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के मतलब चेंज इन कैपिटल, ये ध्यान में रखना आप लोगों को। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड का मतलब C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो एग्रीगेट सप्लाई का एक और फॉर्मूला होता है इज इक्वलेंट टू इनकम। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लो आपने 100 करोड़ की कोई चीज़ बनाई देश में, और उसमें 50 करोड़ और ऐड कर दिए, तो कितने का हो गया, 150 करोड़। तो ये तो आपका वैल्यू प्रोड्यूस्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो वैल्यू प्रोड्यूस कितनी हो गई आपकी, 150 करोड़ की।
150 करोड़ की आपने वैल्यू प्रोड्यूस कर दी, तो भाई एक पर्सन ने कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करी तो दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसकी इनकम होगी कि नहीं होगी। भाई आपने लैंड लेबर भी तो दिया होगा, कैपिटल भी तो दिया होगा, तो लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही हैं। तो भाई आपने 150 करोड़ की चीज़ें बना दी, इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर दी, तो कैसे करें, ये तीनों चीज़ों से तो करें, दीज आर द फैक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपने फैक्टर सर्विसेज दे दी एक तरह से, और उसके बदले में आपको क्या मिल गया, फैक्टर पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। देखो पहले ध्यान से कि भाई हमने 150 करोड़ की चीज़ें बनाई, अब 150 करोड़ की हमने चीज़ें बना दी, तो हमने वैल्यू कितने की प्रोड्यूस कर दी भाई, 150 करोड़ की। 100 करोड़ में और 50 करोड़ ऐड कर दिया। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई वी नो दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इम्प्लाइज वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज इनकम जनरेशन। जैसे कि आपने 150 करोड़ की चीज़ें बनाई, तो आर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल्स अस दैट वैल्यू एडेड एंड इनकम जनरेटेड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। Accordingly, aggregate supply flow of income in the economy during an accounting year, aggregate supply and income therefore can be treated as identical to each other। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, और प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो किसी ने आपको फैक्टर सर्विसेज दी हैं, तो उसके बदले में उसकी आपका पेमेंट हो गया, तो दूसरे के लिए क्या हो गई, इनकम। तो इसलिए ध्यान रखना, कभी बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि एग्रीगेट सप्लाई कैसे इनकम से इक्वल होगी। तो ये मैंने बता दिया आपको कि वॉट एवर द वैल्यू produced in economy, whatever the goods and services produced in economy, we have to take some factor services, and the return of that factor services we have to make some payment for that, and to make them some payment for that, once man is spending is another man's income। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड का पहला जो फॉर्मूला है वो है C+I। समझाऊंगा आपको धीरे धीरे क्या होता है। और दूसरा हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C+S, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। दिमाग चलाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे मैं चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ। देखिए एक बार ये फॉर्मूले दोनों मैंने जो लिखे हैं, क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। तो 2 फॉर्मूले मैंने बताए, एक्स एंड एक्स पोस्ट हम पढ़ेंगे अभी। तो एग्रीगेट डिमांड का पहला फॉर्मूला ये लिख दिया है, एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम के। तो सबसे पहली बात, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, 2 कॉन्सेप्ट हैं। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बता दी, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। और एग्रीगेट सप्लाई, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे हमारे पास। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। फॉर्मूले ध्यान रखें। और ये 4 सेक्टर मॉडल में है, और हमने सिर्फ अभी 2 सेक्टर मॉडल में इसको कन्वर्ट किया है, जहाँ कंजम्पशन आप कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए पहली कंडीशन देखते हैं। कि एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले 2 चीज़ों से बनती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई बनती है C+S, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व। तो सबसे पहले कंपोनेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सारे के सारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो पहली कंडीशन इकोनॉमी में आती है AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। और कंजम्पशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंजम्पशन आपको पता ही होगा कि हर पर्सन को लाइफ में सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करना ही पड़ता है। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्केड्यूल बना देता हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। ये हमारे पास इनकम है, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं कंजम्पशन।
रटने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। ये मास्टर स्केड्यूल है, ध्यान रखना है चीज़ का, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। अभी इनकम में से देखो, इनकम का फॉर्मूला सबको पता है, C+S, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनकम माइनस कंजम्पशन। हम लोग सेविंग भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम किया है कांस्टेंट। बताऊंगा आपको क्या रीज़न होता है ये कांस्टेंट का इसका, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इनकम माइनस कंजम्पशन क्या आ जाएगा हमारे पास, सेविंग। सेविंग भी निकाल लेते हैं, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 25 और 30। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो जोड़ दो, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, अभी हम लोग सेविंग्स भी निकाल लेते हैं। नहीं, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला देखो, C+S, सेविंग तो निकली हुई है। तो कितना आ जाएगा, पहला सेम टू सेम आएगा, इनकम के इक्विवेलेंट ही, अभी बताया था आपको, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सबसे पहली कंडीशन ये सारी आपको देखनी है। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। पहले टेबल बनाना सीखे, कैसे बनाई है हमने। थैंक यू वेरी मच।